नमस्कार, स्वागत है आपका जस हिंदी टीवी पर। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। चर्चा द ट्रुथ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और इस हफ्ते हम बात करेंगे भारत की राजनीति की। लेकिन राजनीति पर बात करने से पहले हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक विवादित वीडियो जो वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, इससे लेकर तमाम जो देश हित में सोचने वाले विशेषज्ञ हैं या फिर राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की अगर बात स्कूलों में देखने को मिलती है तब फिर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि भारत किस ओर बढ़ रहा है। क्या भारत के स्कूलों में भी इस तरह के हेट क्राइम्स होने लगे, और अगर इस तरह का हेट क्राइम हुआ है तो फिर कार्रवाई क्या की जा रही है योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लौट आए हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ग्रीस गए थे और ग्रीस से वापस आ गए और सीधे बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने इसरो के सभी वैज्ञानिकों से मुलाकात की। भावुक भी हो गए चंद्रयान 3 की सफलता पर, और साथ ही साथ दिल्ली वालों से भी माफ़ी मांग ली है। राहुल गांधी का भी एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने जो मुजफ्फरनगर का विवादित वीडियो है उस पर अपनी चिंता जताई है। कह रहे हैं कि जो केरोसिन छिड़का जा रहा है उसी से आग लग रही है। हमारे साथ देश की बहुत ही जानी मानी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, देहरादून से जुड़ रही हैं चर्चा द ट्रुथ में। मीनू जैन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम मैं आपका चर्चा द ट्रुथ में। और सर्वप्रथम चंद्रयान 3 के एक भारतीय होने के नाते बहुत बहुत आपको भी बधाई और शुभकामनाएं भी। और प्रधानमंत्री आज आए और सीधे वो बेंगलुरु पहुंचे और वहां पर इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की, और जहां पर लैंड हुआ है रोवर वहां पर शिव शक्ति उसे नाम दिया गया है और स्पेस डे का भी ऐलान किया है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों में कुछ राजनीति भी झलक रही है। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगी कि ये राजनीति क्या देखती हैं आप। एक तो उन्होंने भावुक भी, अपनी भावुकता भी दिखाई है वहाँ पर, और फिर बीच में ये भी मैंने देखा कि वहाँ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे, इसे लेकर भी कुछ विवाद हो गया। आपका क्या मानना है? देखिए नेहा, राजनीति जिस दिन चंद्रयान ने लैंड किया था मून के साउथ पोल पे, प्रधानमंत्री उसी क्षण से राजनीति करने लगे थे। जो इसरो, जो यहाँ की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लाइव टेलीकास्ट किया, और उस लाइव टेलीकास्ट में जब देश की जनता, भारत देश की जनता केवल अपने चंद्रयान को लैंड करते हुए, विक्रम लैंडर को लैंड करते हुए देखना चाहती थी और उसी के ऊपर टोटल फोकस होना चाहिए था स्क्रीन पे, उसी वक्त प्रधानमंत्री बीच में आ जाते हैं। उनका चेहरा और विक्रम जो लैंड कर रहा था, वो दोनों चीजें साथ साथ चली। पब्लिक ने बहुत बुरा माना, और जो लोग लाखों की संख्या में अचानक वो जो उसको देख रहे थे, तो लाखों की संख्या वाले लोग अचानक उन्होंने टीवी, लैपटॉप, फोन जो भी देख रहे थे उन्होंने बंद कर दिया। उनको बहुत गुस्सा आया कि इस वक्त प्रधानमंत्री को बीच में आने की जरूरत क्या थी। चलिए यहाँ तक खत्म हो जाता। उसके बाद जो इसरो के जो डायरेक्टर हैं, जो चीफ हैं सोमनाथ, वो तो 10 सेकंड में नहीं बोले, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने माइक संभाल लिया और वो करीब 10-15 मिनट तक अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बोलते रहे। पब्लिक ने उसका भी बहुत बुरा माना, लोगों को बहुत गुस्सा आया। तो प्रधानमंत्री राजनीति जब ही से कर रहे हैं, और आज जो वहां उन्होंने किया उसमें शिव शक्ति नाम दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई सेक्युलर सा नाम होता, क्योंकि बहुत हमारे देश के अंदर भी जैसे पहला उपग्रह छोड़ा गया था, तो वो भारत के जो पहले खगोल विज्ञानी थे आर्यभट्ट, उनके नाम पे नाम रखा गया था। तो इसी तरह का कोई नाम उस जगह का देते, उस पॉइंट का नाम, तो ज्यादा बेहतर होता। तो यहाँ भी थोड़ी सी राजनीति उन्होंने की है, और मेरी समझ से भावुक होने की तो कोई जरूरत नहीं थी। ये तो बहुत खुशी का क्षण है। इसमें अंदर से हम लोग तो नहीं भावुक हुए, हम लोग तो खुशी से नाच उठे। तो जो जनता का रिएक्शन था वो ही प्रधानमंत्री का होना चाहिए था जी। तो जी ये तो चलिए मैम, राजनीति है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो जब भी भारत से बाहर विदेशों में जाते हैं तो उनका विरोध जिस तरह से देखा जा रहा है, ये भी अपने आप में चिंता की बात कही जाती है। आप राजनीति की जानकार हैं, और जब विदेशी धरती पर इस तरह से भारत में किस तरह से अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एक और वीडियो इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो जो है, जिसे लेकर काफ़ी टीका टिप्पणी की जा रही है, वायरल हुआ है ट्विटर पर।
कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल का ये वीडियो है जहाँ पर एक महिला टीचर एक छात्र को जो कि मुस्लिम समुदाय का है उससे हिंदू समुदाय के छात्रों से थप्पड़ मारने को कहती हैं। और बहुत ही हृदय विदारक ये तस्वीरें, कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। कहीं ना कहीं जो पीड़ित स्टूडेंट है, बच्चा है, उसके पिता मुकर गए हैं, कह रहे हैं कि मुझे इस मामले में कार्रवाई नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मैं इस मामले में पढ़ूं, बल्कि अब वो अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो कहीं और करवाना चाहते हैं। स्कूल ने पूरी की पूरी जो फीस है वो भी लौटा दी है। स्कूलों में जब इस तरह का विवाद दिखता है या फिर विभाजन ही दिखता है, हेट क्राइम, सीधे सीधे तो ये हेट क्राइम है, ये दिखता है तो स्थिति कितनी भयावह लगती है मैम? देखिए नेहा, मुझे सबसे ज्यादा चिंता उस बच्चे की है। वो 8 साल का बच्चा है और जो ये घटना हुई है उसके साथ, वो उसके मन मस्तिष्क पर कितना गहरा घाव छोड़ के गई है और ये जो घाव है वो उसके जीवन में कभी भरेगा नहीं। मुझे तो ये चिंता है कि वो बच्चा बड़ा होके क्या करेगा, पता नहीं कौन सा रास्ता वो अख्तियार कर ले। तो ये जो हमारे समाज में जो विश्व हिंदू परिषद या आप कहिए बजरंग दल या आईटी सेल हैं, जो इन पार्टी, ये जो अपनी राइट विंग पार्टी है उनका, या फिर आप ये कहिए कि नेताओं का भी, जो दिन रात जो व्हाट्सएप के जरिए जो जहर फैलाया जाता है, ये उसी का नतीजा है। और देखिए ये पहली घटना नहीं है, अभी 1 हफ्ते पहले ही गुजरात के मेहसाना में हुआ है, एक बहुत ऐसी विदारक घटना हुई है जिसमें कि एक मुस्लिम बच्ची ने हाई स्कूल में टॉप किया और टॉप करने के बाद वहां पे पुरस्कार वितरण समारोह हुआ 15 अगस्त आजादी के दिन। और उस 15 अगस्त के समारोह में उन जो टॉप करने वाले बच्चे थे उनको पुरस्कृत करने की योजना थी। तो उसमें आप ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आए थे उसमें फर्स्ट आने वाली बच्ची का ना तो नाम बुलाया गया और ना उसको पुरस्कार दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम थी। उसके बाद के दोनों स्टूडेंट्स को बुलाया गया और उनको पुरस्कार दिया गया। उसके पिता ने विरोध दर्ज कराया तो ये कहा गया कि हम अगले साल दे देंगे आपको इस बच्ची को पुरस्कार, और 1 नहीं 10 देंगे। अब आप उस बच्ची को देखिए, उसके मानस पे कितना बुरा असर पड़ा होगा। ऐसे ही पिछले महीने की घटना है कि 4-5 साल की बच्ची ने अपने मुस्लिम क्लासमेट के मुंह पे थूक दिया कि तुम लोग गंदे हो। आप ये देखिए कि ये देश किस दिशा में जा रहा है। हम लोग बहुत चिंतित है। अब इसमें क्या होता है कि अब प्रधानमंत्री ही अगर लाल किले से तुष्टीकरण जैसे शब्द इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली नीचे के लोगों को वही चीज समझ में आएगी कि हमें क्या करना है, हमें कैसे मुसलमानों के साथ कैसा बिहेव करना है। ये नफरत की जो आग है ये देश को ले डूबेगी। और ये देखिए, इसमें चिंता की सबसे बड़ी बात ये है कि जो वर्तमान में जो भाजपा सरकार केंद्र में सत्तासीन है वो आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है। और आरएसएस के जो गुरु गोलवलकर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि इस देश के 3 दुश्मन हैं, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। तो यहाँ इस देश के अंदर कम्युनिस्टों का आपको मालूम ही है कि उनको अर्बन नक्सल कहा जाता है, और जो हिंदू और मुसलमान है उनके साथ जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। मणिपुर की घटनाएं देख लीजिए, नूह की घटना देख लीजिए, और ये जितना हेट क्राइम ये हुआ है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिल दहलाने वाली है। और हमें लगता है कि ये किसी समय पे आके ये एक बहुत बड़े नरसंहार की तरफ भी हमें ले जा सकती है, जो कि इस देश की के वातावरण के लिए और इस देश की प्रगति के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी। जी नेहा। जी मैम, आपने बहुत सही कहा, लेकिन हेट क्राइम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और कार्रवाई करनी होगी सरकारों को, चाहे ज़िला प्रशासन को। लेकिन इससे से कार्रवाई, अगर तृप्ता त्यागी जो कि आरोपी महिला टीचर है उनके खिलाफ कार्रवाई, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, या फिर उन्हें जो हेट क्राइम के तहत उनका जो मामला क्यों नहीं बनाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है ये इस केस में भी नहीं दिख रही है। और कहीं ना कहीं इसे चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत ही क्रूशियल स्टेट है, लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, और ऐसे में क्या राजनीति इतनी हावी है कि इस तरह के गंभीर और संगीन मामलों को भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, बल्कि ये इंतजार किया जा रहा है कि जो पीड़ित छात्र है उसके पिता अगर एफआईआर नहीं दर्ज करवाते हैं तो फिर हम कार्रवाई कैसे करें। क्या इस तरह के मामलों में जो पीड़ित स्टूडेंट है उसके पिता द्वारा जो है शिकायत होगी तभी कोई कार्रवाई होगी? ये मामला सीधे सीधे हेट क्राइम का है और मासूम बच्चों से
से जुड़ा हुआ है। जो पीड़ित बच्चा है वो तो है ही, लेकिन क्लासरूम में जो बाकी बच्चे हैं उनके भी दिमाग पर, उनकी मानसिक स्थिति पर क्या इस मामले का जो है असर पड़ेगा और लंबे समय तक वो कैसे इससे बाहर निकल पाएंगे, बहुत बड़ी चिंता की बात है। समझूंगी मैं आप। और मीनू जैन हमारे साथ बनी हुई हैं देहरादून से, देश की जानी मानी राजनीतिक विशेषज्ञ है। मीनू मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब तृप्ता त्यागी जैसे जो आरोपी महिला अध्यापक हैं उनके खिलाफ हेट स्पीच को लेकर कार्रवाई नहीं की जाती, तो फिर इसे क्या समझे? क्योंकि मामला चुनावों का वक्त चल रहा है और कहीं त्यागी समुदाय या फिर जो हिंदू समुदाय का एक धड़ा है वो नाराज ना हो जाए, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। इसे कैसे देखें मीनू मैम? देखिए नेहा, मुझे कहने में शर्म भी महसूस हो रही है, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो बता रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमान बच्चों के खिलाफ या स्त्रियों के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, मुस्लिम समुदाय से जो भी अगर हिंसा हुई है तो उसमें उल्टे जो पीड़ित है हिंसा से उसी को दोषी ठहरा दिया गया है, उसी के खिलाफ FIR हो गई है। जैसे कि आप देखेंगे कि कठुआ में हुआ था, उस नाबालिग बच्ची का मंदिर में रेप हुआ था, तथाकथित तौर पे बताया जाता है। तो उसमें वहां तिरंगा यात्रा निकाली गई थी राइट विंगर्स की तरफ से उस पुजारी के पक्ष में। बिल्किस बानो के केस में आप देख लीजिए, उनको छोड़ दिया गया समय से पहले और उनका माला वाला पहना के स्वागत किया जा रहा है। तो इसमें हम ये कह नहीं सकते कि जो ये संभावना जताई जा रही कि हो सकता है उस बच्चे को ही दोषी बता दिया जाए कि इसका ही दोष था, कि मतलब लोग मजाक में ये तक कह रहे हैं कि शायद ये ना कह दिया जाए कि बच्चे ने कह दिया हो कि मुझे पीटो। तो ये एक जिसको अभी जो ये नफरत की जो आग है ये बहुत गहरे बैठ चुकी है और बहुत ज्यादा चिंताजनक रूप से ये उस लेवल पे पहुंच गई है कि जहां से वापस लौटाना एक बड़ा मुश्किल काम है देश के लिए जी। लेकिन अभी जी हाँ, लेकिन देखिए 24 घंटे के करीब हो चुके हैं इस वीडियो को आए हुए सोशल मीडिया के ऊपर, तो अब तक कुछ ना कुछ इसके पक्ष में इस बारे में कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो अभी तक हुई नहीं है। देखिए मैं कहती हूँ कि अगर ये मुस्लिम होती टीचर तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता, जो कि योगी जी का न्याय है। योगी सरकार में बुलडोजर जस्टिस चल रहा है आजकल यहाँ इंडिया में। तो प्रोबेबली ऐसी घटना हो चुकी होती, आरोप तो बाद में सिद्ध होता कि क्या हुआ, लेकिन वो ये काम हो चुका होता। लेकिन अभी उम्मीद करते हैं, मुझे फिर भी उम्मीद है कि शायद क्योंकि G20 सामने है, G20 का जो समिट है यहाँ पे इंडिया में दिल्ली में, तो शायद उसकी चिंता हो इस देश की सरकार को, तो उसके लिए ही गिरफ्तारी करें शायद महिला की। लेकिन तो जी हम लोग उम्मीद रखते हैं। लेकिन मीनू मैम, मुझे ये उम्मीद शायद कम धुंधली हुई नजर आती है, क्योंकि हरियाणा के नूह से एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है, यहाँ पर फिर से जो है हिंदू धार्मिक यात्रा की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि पुलिस ने इजाज़त देने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी जो हिंदू संगठन है वो अड़े रहे धार्मिक यात्रा के लिए। 28 अगस्त को ये धार्मिक यात्रा फिर निकाली जा रही है और इंटरनेट इसी वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। और आपको बता दें कि नूह तो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, सीधे सीधे इसकी जो आंच है पिछली बार वो गुरुग्राम तक पहुंच गई थी और G20 की मीटिंग को लेकर चिंताएं जताने लगे थे जानकार। उसके बावजूद इस तरह से जो फिर से धार्मिक यात्रा की परमिशन दे दी गई है, आपको लगता है कि सरकारों को जरा भी परवाह है? जब बात आती है राजनीतिक तुष्टीकरण की, तो वो सारे जो है व्यवस्थाएं हैं, वो चिंताएं हैं, वो दरकिनार कर देते हैं। सीधे सीधे जो मंजिल है, जो मकसद है, वो राजनीतिक तुष्टीकरण, क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं। देखिए ये कहा जाता है कि अगर सरकारें ना चाहें तो दंगे नहीं हो सकते, सरकारें चाहें तो दंगे को तुरंत 24 घंटे के अंदर रोक सकती हैं जी। अब दंगा, आज जो ये यात्रा की परमिशन है ब्रज यात्रा की जी, ये डेफिनेटली तनाव को बढ़ाएगी, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाएगी। सरकार चाहे तो इसको किसी भी तरीके से करके उसको रोका जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार को अपनी अंतरराष्ट्रीय जो रेपुटेशन है, जो इज्जत है, उसकी चिंता नहीं है। उनको अपने देश के अंदर अपनी गद्दी की चिंता है कि हमारा वोट खिसक ना जाए। अगर हमने किसी हिंदू, और त्यागी जो है वो सवर्ण ब्राह्मण है कहलाते हैं, होते हैं वो लोग, तो उनको अगर हमने कुछ किया या हाथ लगाया तो हो सकता है कि हमारा ब्राह्मण वोट खिसक जाए।
तो इस वक्त देखिए, जब नफरत की आग बहती है ना, चलती वो भड़कने लगती है, तो उसमें फिर जो हुक्मरान हैं, जो इसके भागीदार हैं, जिनकी शय पे ये माना जाता है कि ऐसा हो रहा है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब मुझे, अगर जो आपने कहा है कि सरकार को वास्तव में लगता तो यही है कि चिंता नहीं है उनको। आप देखिए कि नूह में क्या किया इन्होंने, जो दंगा में शामिल लोग थे उनमें बुलडोजर चला दिया सबके घर के ऊपर। कोई कोर्ट में ट्रायल नहीं हुआ किसी तरह का, कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं सिद्ध हुआ। 700 से ज्यादा लोगों के घर और मकान दुकान गिरा दिए गए जी। तो वो क्या है? तो ये अब ये इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। सरकार क्या दोबारा चाहती है कि दोबारा दंगे भड़के और फिर बुलडोजर चले? जी मीनू मैम, इसमें देखिए आप सभी जी बात पूरी करें। जी देखिए, इसमें सभी शामिल हैं। इसमें देखिए, जो सत्तारूढ़ दल है उसकी तरफ से बहुत धर्म संसद हो रही है। धर्म संसद में क्या हो रहा है? वहां मुसलमानों के संघार की कॉल दी जा रही है, जो कि आप हेट स्पीच की बात कर रही है। साध्वी प्रज्ञा राजस्थान जाती है, वहां कहती है कि अपने चाकू छुरी तेज करा के रखिए घरों में, रसोई में जो आपके यहाँ चाकू छुरी होते हैं आपको काम आने वाले हैं, आपको काम आएंगे आगे। आप बताइए अब किस काम आएंगे उनके। तो ये चीजें जो, और आपने अभी देखा होगा कि ट्रेन में, चलती ट्रेन में रेलवे सिक्योरिटी के एक जवान ने AK-47 उसके हाथ में दी और चुन चुन के उसने 3 मुसलमानों को मार दिया चलती ट्रेन के अंदर। तो ये कहाँ जाएगा? मतलब इस वक्त तो कोई सुरक्षित ही नहीं है। कल को हम भी जद में आ सकते हैं। हो सकता है कल हमारे ऊपर भी कोई इसी तरीके से चलती ट्रेन में, चलती सड़क के ऊपर गोली चला दे। इसमें केवल हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का ही एंगल नहीं है, इसमें इस देश की कानून व्यवस्था का भी एंगल है। और मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है अपने लोगों के लिए जो इंडिया आ रहे हैं, कि वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में प्रॉब्लम है, इसलिए आप अपने रिस्क पे जाएं, और जाएं तो अवेयर रहें अपनी सराउंडिंग से। तो आप ये कितनी एक नेगेटिव टिप्पणी है इस देश की कानून व्यवस्था के ऊपर, लेकिन सरकार चिंतित नहीं है। अब ये क्यों चिंतित नहीं है ये सरकार जानती होगी। जी, एक और स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश वापसी के तुरंत हो गई है। वो दिल्ली वालों से माफ़ी मांग रहे हैं। G20 की बैठक का जिक्र हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि लगे हाथ ये भी समझ लेती हूँ। G20 को एक सफलता के रूप में बीजेपी और केंद्र सरकार जो है वो प्रस्तुत कर रही है। दिल्ली वालों से माफ़ी मांग ली गई है कि आपको 5 से 15 सितंबर के बीच में जो भी तकलीफ होगी उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन कोई अतिथि आता है तो मुख्य सोफा जो होता है उसके लिए दिया जाता है। तो क्या दिल्ली वाले वाकई में प्रधानमंत्री की जो माफ़ी है उस पर फिदा हो जाएंगे, या फिर जो असुविधाएं चल रही हैं क्योंकि छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है, इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है मीनू मैम आपको? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, महानगर है, और अपनी जो उसकी क्षमता है उससे ज्यादा वहां आबादी है। तो आप कितना भी एडवाइजरी जारी कर दीजिए, कितना भी माफी मांग लीजिए, असुविधा लोगों को होने वाली है। और देखिए, दिल्ली तो वैसे भी वीआईपी कल्चर से ग्रस्त एक शहर है, जहां दिन रात चारों तरफ से वीआईपी कार्स, वीआईपी मूवमेंट होता रहता है, तो उनको ये आदत पड़ी हुई है। तो और जो मेरा मानना है, देखिए, जो G20 का जो भी जितने भी कार्यक्रम होंगे वो डेफिनेटली एक दिल्ली के एक लिमिटेड जोन है न्यू दिल्ली का, तो उसके अंदर ही होंगे। तो उसमें आप ये जाने कि अगर पुरानी दिल्ली के लोगों को नोएडा को या ओखला में या आपके एनसीआर में लोगों को दिक्कत होगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, जरूर एयरपोर्ट से लेके और कैपिटल के जो न्यू दिल्ली के अंदर का जो लुटेंस दिल्ली कहते हैं जिसको, उसके अंदर जरूर दिक्कत आ सकती है। और बाकी का तो पब्लिक मालूम नहीं कैसे रिएक्ट करेगी माफी वाफी के लिए, तो वो तो अभी देखना होगा। जिस वक्त पब्लिक को दिक्कत आएगी तो तब पता चलेगा कैसे रिएक्ट करेंगे। पर क्या आप मानते हैं कि दिल्ली की राजनीति में इसका फर्क ज्यादा पड़ेगा? बीजेपी क्या इसे एक सफलता के तौर पर भुना पाएगी? आप किस तरह से ले रही है? क्योंकि अब तक जितने भी G20 के सम्मेलन हुए उसमें कोई ठोस निकल कर आया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। देखिए, ये G20 बड़ा, इसमें बहुत ज्यादा झगड़े हैं इसके अंदर। आप देखेंगे पुतिन आ नहीं रहे हैं जी। भारत की चीन से ठनी हुई है, ठीक है। बाइडन आएंगे तो वो चीन के साथ उनका बोलचाल भी नहीं है, और वो जो बोलेंगे वो अगेंस्ट बोलेंगे, चीन के अगेंस्ट बोलेंगे।
उसके अलावा जो बाद में जो इनका जॉइंट जो स्टेटमेंट जारी होता है, जो डिक्लेरेशन जारी होती है, उसमें जो यूरोप है और जो अमेरिका है, यूएस है, वो इस बात के लिए ऊपर इंसिस्ट करेगा कि इसमें यूक्रेन वॉर में के लिए पुतिन को दोषी ठहरा जाए, माने रूस को, कि रूस इज द एग्रेसर, कि आक्रमण करता है रूस, और वो चीन मानेगा नहीं। तो वहां एक बहुत बड़ा डेडलॉक पैदा होगा, उसको सुलझाना आई डोंट थिंक कि मोदी जी के बस की बात है, वो सुलझा ही नहीं पाएंगे। और मोदी जी खुद, उनका स्टैंड क्लियर नहीं है, वो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, फिर वो पर तेल भी वो चीनी मुद्रा युआन में खरीद रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन इस तरह की असफलताओं को मैं देखती हूँ मैम कि राजनीति में अगर मैं अपोजिशन को ही समझना चाहूँ कि इंडिया अलायंस को, इस तरह के मुद्दों को वो शायद प्रमुखता से नहीं उठा पा रहे। जनता अवेयर नहीं है कि जब हम बात रुपए की मजबूती की करते हैं, लेकिन रूस से तेल खरीद रहे हैं चीनी मुद्रा युआन में, जबकि चीन लगातार सीमा को लेकर आंखें दिखा रहा है। अभी हाल ही में मीटिंग हुई और लेकिन दोनों ही देशों की तरफ से ये दावा किया गया कि जो अनुरोध थी मीटिंग की, वो भारत कहता है कि चीन ने किया और चीन कहता है कि भारत ने किया, तब जाकर ये मीटिंग पॉसिबल हो सकी है। चीन की बात हुई है, G20 में कौन आ रहा है, किसकी सफलता होगी, डिक्लेरेशन में क्या होगा, लेकिन उससे पहले मीनू मैम, मैं आपसे ये समझ लेना चाहती हूँ कि जब चीन की बात आई है तो आप पीएम मोदी की राजनीति को किस तरह से देख रही हैं, और राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी को इस मामले पर झूठा कह रहे हैं, तो इसका कितना असर देश की राजनीति में दिख रहा है? देखिए, इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है कि इस वक्त जो देखिए 2020 में गलवान घाटी में झड़प हुई और चीन अंदर घुस आया भारत की सीमाओं के अंदर, और उसने एक बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया। लेकिन उसी दौरान प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे टीवी पर आए और उन्होंने राष्ट्र को संबोधन में कहा कि ना हमारी सीमा में कोई घुसा है और ना घुसकर बैठा हुआ है। पब्लिक ने उसको मान लिया कि सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो उसके बाद मालूम चला कि 6-8 महीने के बाद दोनों तरफ के जो सुरक्षा अधिकारी, जो सैन्य सुरक्षा अधिकारी होते हैं, उनकी आपस में मीटिंग हो रही है कि एंगेजमेंट्स चल रही हैं। भाई, जब कोई घुसा नहीं है तो किस बात की एंगेजमेंट चल रही है, किस बात की वार्ता चल रही है आपकी आपस में? तो पब्लिक ने वहां से सवाल उठाना शुरू किया और उसके बाद से आज तक भी प्रधानमंत्री इस बारे में बोले नहीं। बस उस टाइम इतना जरूर किया कि 60-70 के करीब चाइनीज एप्स को उन्होंने बैन कर दिया इंडिया में, और उसके अलावा दिवाली पे जैसा हर साल होता है कि जो झालर और लड़ी होती है यहाँ पे लगाते हैं दिवाली में, तो वो अपनी उनका बहिष्कार हो गया। तो ये उन्होंने चीन को लाल आंख दिखा दी। लेकिन उसके बावजूद हमारा चीन के साथ व्यापार 2020 के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, जब आपके साथ अगर आपकी जमीन कब्जाई हुई है और आप नाराज हैं, तो आप बजाय व्यापार बढ़ाने की उसको कर्टेल करने की कोशिश करेंगे, कम करेंगे। लेकिन मोदी जी वो नहीं कर रहे हैं। उससे पहले में मोदी जी का एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है चाइना के प्रति। अब ये किस वजह से है, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि गुजरात के जो व्यापारिक हित हैं वो उनकी नजर में सबसे ऊपर हैं चाइना को लेकर। मैम, मैं यही समझूंगी, आपने जब गुजरात के व्यापारी का जिक्र किया तो आम जनता में ये भी देखा जाता है कि अगर कोई व्यापारी जो है मुनाफा कमा रहा है तो आम जनता को इससे ज्यादा फर्क नहीं है। अडानी का जो विवाद है, अब उस विवाद की चर्चा तक नहीं है। हालांकि बहुत बड़े कॉरपोरेट स्कैम की बात हो रही थी, लेकिन आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी से ही फुर्सत नहीं है, तो वो अडानी के मुनाफे से ज्यादा चिंता करती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में चीन की जो चिंता है, क्या बहुत ज्यादा एक बड़ा मुद्दा बन पाएगी चुनाव में? देखिए, चीन की चिंता बड़ा मुद्दा एक सेक्शन है समाज का जो अवेयर है, सिविल सोसाइटी है, या हम जैसे पत्रकार हैं, हम जैसे राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो जो देश के बारे में चिंता करते हैं, देश की सीमाओं की चिंता करते हैं, तो वो एक मुद्दा हमारे लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जिस वक्त चुनाव का मौसम आएगा उस वक्त मोदी जी बात करेंगे अखंड भारत की। तो जब वो अखंड भारत की बात करेंगे तो तब उनका जो रिबटल दिया जाएगा विपक्ष की तरफ से, तब वहां उनके पास जवाब नहीं होगा। देखिए, आज की स्थिति ये है कि हम बहुत सारे इलाकों में पेट्रोलिंग राइट्स खो चुके हैं, जिसमें कि हमारा अभी तक राइट्स थे जी। तो वो जब हम पेट्रोलिंग राइट्स में खो चुके हैं, वहां पे
तो और इवन जो पशु हैं वो उनको चराने के लिए नहीं ले जा सकते हैं वहां के लोग, जो बॉर्डर में, जो राहुल गांधी ने अभी अपनी यात्रा के दौरान बताया। तो जब ये चीजें जो है कि उस वक्त वो खुल के सामने आएंगी, तो उस वक्त जो उनके लिए लाजवाब हो जाएंगे। और जो देखिए देश की सुरक्षा का जो मुद्दा है उसी के ऊपर 2019 का चुनाव जीता गया था। तो मैं ये मानती हूँ कि 2024 के चुनाव में क्यों नहीं चीन के मुद्दा ऊपर आएगा, डेफिनेटली आएगा। और उसपे एक इनके जो विदेश मंत्री है हमारे देश के, उन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी को इंटरव्यू के दौरान कहा एक प्रश्न के जवाब में कि भाई हम चीन से नहीं लड़ सकते क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था जो है हमसे बहुत बड़ी है, तो हम कैसे लड़ सकते हैं। तो ये राष्ट्रवादी सरकार का विदेश मंत्री कह रहा है कि हम नहीं लड़ सकते। तो जब आपने पहले ही हथियार डाल दिए हैं तो आप पब्लिक को क्या बताएंगे कि हम चीन का मुकाबला कैसे करेंगे। जी तो बिल्कुल, चीन का मुद्दा डेफिनेटली जनता के दिमाग में उस वक्त आएगा। हालांकि महंगाई और बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, तो ये महंगाई, बेरोजगारी और अब राष्ट्र सुरक्षा के लिए जो है चीन का भारत की जमीन पर कब्जा करना, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी की जो लद्दाख यात्रा है, पहले वो सिर्फ 2 दिनों के लिए गए थे और फिर इसकी तारीख जो है 25 अगस्त तक जो है बढ़ा दी गई। लगभग 7-8 दिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी लद्दाख में रहे हैं, अलग अलग समुदाय से मिले हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स से मिले हैं, मुस्लिम समुदाय से मिले हैं, मार्केट में पहुंचे हैं, युवाओं से मिले हैं, बच्चों से मिले हैं। उनकी इस यात्रा को किस तरह से आंक रही हैं? क्या इसी चीन के मुद्दे पर जो है वो विश्लेषण करने गए हैं, या फिर और ज़्यादा रिसर्च करने गए हैं, या फिर वास्तविक हकीकत का पता करने गए हैं, या फिर सीधे सीधे मोहब्बत की दुकान चलाने गए? जी, जैसा आपने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने गए हैं, तो वो कल राहुल गांधी ने अपनी एक स्पीच में भी कहा है, वहां पब्लिक में जो उन्होंने स्पीच दी है उसमें भी कहा है कि मेरी भारत जोड़ो यात्रा में लद्दाख को हम शामिल नहीं कर पाए वेदर की वजह से, क्योंकि बर्फबारी बहुत हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अब आया हूं और मैं मोटरसाइकिल के जरिए लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूं। तो वो लेह लद्दाख कारगिल का ऑलमोस्ट उन्होंने लगभग सारा इलाका उन्होंने कवर कर लिया है। तो मेन जो उन्होंने जो बताया है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 मेरी जारी है। देखिए, इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि जिन जगहों पर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, मणिपुर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री नहीं गए। चीन ने गलवान घाटी जो लद्दाख में है उसको कब्जा कर लिया, वहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, वहां प्रधानमंत्री नहीं गए, वहां राहुल गांधी गए। तो जहां जहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था वहां राहुल गांधी जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली पब्लिक को समझ में आ रहा है कि देश की वास्तव में चिंता किसको है। मोदी जी का जो है वो केवल शब्द जाल के जरिए वो बताते हैं अखंड भारत करके चिंता जाहिर करते हैं, लेकिन असल में अखंड भारत में हो क्या रहा है? आग लगी हुई है, मणिपुर में आग लगी हुई है, लद्दाख में लोग चिंतित हैं। आपने देखा भी होगा बच्चे किस तरीके से बेरोजगारी, युवा वहां पे कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, और उन्होंने अपील की है। तो राहुल गांधी का दूसरा मकसद ये भी था, देखिए एक ऑपोजिशन के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, तो राहुल गांधी का ये कहना, राहुल गांधी वहां उन्होंने बताया कि भाई मैं यहाँ लोगों से मिला हूं, उन्होंने बताया कि चीन बहुत अंदर तक घुस आया है। तो डेफिनेटली एक विपक्ष के नेता का जाना एक चाइना को भी सिग्नल देता है कि यस, उन्होंने क्लेम बताया, इस बहाने से उन्होंने एक सिंबॉलिक है ये कि भाई हम इस धरती के ऊपर हमारा क्लेम है, भारत की है ये धरती। और डेफिनेटली ये मैसेज गया होगा चाइना तक, और उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी वो 2-1 दिन बाद पता चलेगा। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर फिर से। तो चर्चा द ट्रुथ में कुछ और सवाल हैं। इंडिया अलायंस का सवाल है, क्योंकि मुंबई में बैठक होने जा रही है, और इसी बीच एनसीपी प्रमुख जो हैं शरद पवार और उनकी बेटी जो कि उपाध्यक्ष हैं पार्टी की, वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में कोई टूट नहीं है, और अजीत पवार जो है परिवार के सदस्य हैं। इसको किस तरह से देखा जाए कि क्यों ये कन्फ्यूज़न जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो दी ही जा रही है इस तरह की बातों से, लेकिन साथ ही साथ जो इंडिया अलायंस है उसके समर्थकों या फिर उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़र से देखने वाले लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। मीनू जैन हमारे साथ बनी हुई है। मीनू मैम, मैं समझना चाहती हूँ कि इंडिया अलायंस सीधे सीधे एनडीए को टक्कर दिखता हुआ एक विपक्षी संगठन बना है, महागठबंधन है,
लेकिन एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले जब बार बार स्टेटमेंट देते हैं कि पार्टी एकजुट है, इसमें कोई फूट नहीं है, या फिर अजीत पवार को लेके ही स्टेटमेंट सामने आ जाती है, तो मुंबई में बैठक से पहले इस तरह के बयानों को किस तरह से देख रही हैं आप? क्या विपक्षी एकता में फूट है, या फिर बार बार इस तरह का संकेत दिया जा रहा है कि कुछ अलग ही भीतर खाते पक रहा है? देखिए, शरद पवार जिस तरह के सिग्नल दे रहे हैं, जिस तरह की उनकी बातचीत चल रही है अपने भतीजे के साथ, बार बार उनका मिलना हो रहा है, तो वो विपक्षियों के दिमाग में और जनता के दिमाग में भी संदेह पैदा कर रहा है जी। जो राजनीति के जानकार हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शरद पवार का भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने पास्ट में भी कांग्रेस के साथ यही सब किया था। तो लेकिन देखिए, शरद पवार की जो पार्टी है उसके बहुत अधिकतर जो कद्दावर नेता हैं वो अभी, पार्टी टूटी तो नहीं है उनके मुताबिक, लेकिन उन्होंने भाजपा और जो शिंदे ग्रुप का जो सरकार थी उसको ज्वाइन कर लिया है। तो अगर पार्टी नहीं टूटी है तो यही माना जाएगा कि शरद पवार ने उस सरकार को ज्वाइन कर लिया है प्रॉक्सी। शरद पवार खुद नहीं गए, उनकी बेटी नहीं गई, लेकिन अजित पवार के जरिए एनसीपी जो है वो सरकार में शामिल हो गई। अगर ये पार्टी टूट जाती, दो टुकड़े हो जाते, तो ये माना जाता कि भाई शरद पवार की इसमें कोई राजी नहीं है, शरद पवार इस बात से, और पार्टी उन्होंने उस ग्रुप को अलग कर दिया या एक्सपेल कर देते वो अपने भतीजे को और उन सभी नेताओं को जो छोड़ के गए हैं, बड़े कद्दावर नेता, तो माना जाता। लेकिन अभी ये माना जाता है कि लोगों को शक है, और मुझे भी है शक, कि शरद पवार शायद मन से साथ नहीं है और उनकी अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं। देखिए, इस देश में एक नया राजनीति का एक तरीका विपक्षियों को नेस्तनाबूद करने का मोदी सरकार ने निकाला है, वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी। तो नेताओं के खिलाफ इसका जमकर इस्तेमाल हो रहा है। वो INDIA इंडिया के नेताओं के खिलाफ भी होगा 2024 के चुनाव से पहले। मेरा तो ये मानना है कि सारे बड़े नेता जेल में होंगे विपक्ष के, लेकिन देखिए अभी क्या सामने पैन आउट होता है। देखिए, विपक्षी एकता केवल शरद पवार की ज्वाइन ना करने से नहीं टूटेगी, उसमें 28 दल हैं शामिल, तो उसमें से अगर एनसीपी निकल भी जाती है तो उसमें इतनी चिंता की बात नहीं है कि आप बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा दे देती हूँ दर्शकों की जानकारी के लिए। जो भाजपा का जो 2019 में जो वोट मिले थे वो 22 करोड़ करीब 90 लाख या 9 लाख के करीब हैं, और उनके साथ जो एनडीए जो आज जो घटक दल हैं 38 जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको 2 करोड़ वोट मिले थे, 2 करोड़ प्लस, तो टोटल हो गए 24। इसी तरह कांग्रेस को 2019 में वोट मिले थे 12 करोड़, लेकिन उनके साथ जो 38 पार्टियां हैं, 28 INDI के जो पार्टियां हैं, उनको 13 करोड़ प्लस वोट मिले थे। तो इस हिसाब से 25 करोड़ वोट इनके बैठते हैं। तो ऑलमोस्ट बराबर की फाइट है, बराबर की टक्कर है। ऐसा नहीं है कि पलड़ा ज्यादा एनडीए के पक्ष में झुका हुआ है या इंडिया के पक्ष में झुका हुआ है। ये फाइट बहुत तगड़ी होगी। देखिए, अदरवाइज ऑल्सो 37% के ऊपर जो सरकार बनी हुई है भाजपा की, ये क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट पास पोस्ट द सिस्टम है, तो इसलिए 37% पे भी सरकार बन गई, उसको बहुमत माना गया। जबकि 63% देश की जो मतदाता है उन्होंने मोदी के खिलाफ वोट दिया है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, बिकॉज जो पोलिंग जो काउंटिंग होती है उसका सिस्टम, पोलिंग का जो सिस्टम है वो इसको मान्यता देता है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो 37% के बहुमत पे प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी। आपने जो एनसीपी की बात कही है कि अगर वो निकल भी जाती है, क्योंकि आप भी शक की नज़र से देखती हैं शरद पवार की जो भूमिका है या फिर उनकी पार्टी की जो भूमिका है, महाराष्ट्र बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं तो क्या कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये मिलकर एनसीपी, शिंदे शिवसेना और बीजेपी को टक्कर देते हुए भी नजर आते हैं? बहुत ही क्रूशियल स्टेट है और नंबर बहुत ज्यादा है महाराष्ट्र में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। यूपी के बाद महाराष्ट्र का ही नंबर आता है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट माना जा रहा है। लेकिन जो एनसीपी में हुआ है उससे कांग्रेस की स्थिति वहां मजबूत हुई है। और दूसरी बात यह है कि जो एक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनसे ये सिग्नल निकल के आ रहा है
कि अजित पवार के सरकार में शामिल होने से और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से शिंदे खासे नाराज हैं और उनके साथ जो नेता गए थे वो इस लालच में गए थे कि हम मंत्री बनेंगे जी। तो उनमें से कुछ को तो मंत्री पद मिल गया, बाकी को नहीं मिला। और अब अजित पवार जो चले गए उनके साथ बड़े बड़े नेता हैं तो उनको भी पद मिल गए, लेकिन वो फिर रह गए हैं पीछे। तो उनको अब लग रहा है कि एक तो हम अब अगर 2024 के चुनाव में पब्लिक में जाएंगे तो पहले तो उनको वहां पे गद्दार ही कहा जा रहा है कि आपने धोखा दिया है बाला साहेब को जी। तो एक तो वो स्थिति है और दूसरी ये है कि जो लेने के लिए वो वहां गए थे वो उनको मिला नहीं। 1 साल से ऊपर हो गया है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें स्पीकर की ये बाकी है उनका फैसला आना कि स्पीकर क्या फैसला देते हैं। अगर स्पीकर फैसला उनको डिस्क्वालीफाई करने का दे देते हैं तो शिंदे को ऑटोमेटिकली जाना पड़ेगा बाहर। पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि समय जो है खिसकता जा रहा है और ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ जाएंगे, फिर भी इस तरह के कोई फैसले जो है स्पीकर की तरफ से आते हुए नज़र नहीं आते। मैं बहुत ही कम समय शेष रह गया है मीनू मैम, तो मैं इसलिए आपसे समझना चाहूँगी कि आप इंडिया अलायंस के नेता के तौर पर किसको देखती हैं, क्योंकि कन्वीनर कौन होगा इसे लेकर भी जो है मैंने सुना है कि नीतीश बाबू नाराज़ हो गए क्योंकि एक से ज़्यादा कन्वीनर बनाए जाने की जो है चर्चाएँ होने लगी हैं। मुंबई की बैठक पर अब सबकी नज़रें हैं, लेकिन भीतर खाते ये भी हो रहा है कि कभी नीतीश नाराज़ हो जा रहे हैं, कभी शरद पवार का स्टेटमेंट ऐसा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है शक की सुई जो है लोगों की घूम जाती है। तो ये विपक्षी एकजुटता है लगातार सवालों के घेरे में। क्या लगता है कि मुंबई की बैठक में कुछ ठोस निकल कर आएगा? देखिए, मुंबई की बैठक में ये जरूरी नहीं है कि कोई नेता का नाम निकल के आ जाए, लेकिन उनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस पे आ जाएगा कि भाई हम इन मुद्दों पे हम सहमत हैं। बाकी असहमतियां होने के बावजूद भी हम ये मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग सहमत हैं। और उसके अलावा जो सीट का जो सीट शेयरिंग जो अरेंजमेंट है कि कितनी सीट कौन कहां कैसे लड़ेगा, तो उसके बारे में भी मोटा मोटा ब्लूप्रिंट मुझे लगता है कि शायद 50% या 70% सीटों के बारे में आ जाना चाहिए, क्योंकि बैकड्रॉप में काफी काम उनका चल रहा है। तीसरी बात जो आपने कलेक्टिव लीडरशिप की बात कही कि सामूहिक नेतृत्व होगा, ये आया कि भाई 11 लोगों की एक कमेटी होगी जी। मेरा ये मानना है नेहा जी कि ये जो अभी 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं इस साल के आखिर में, उसके जो चुनावी नतीजे हैं वो तय करेगी कि इस इंडिया अलायंस का नेता कौन होगा। देखिए, जिसपे संभावना जताई जा रही है कि कम से कम 3 राज्य तो कांग्रेस जीतेगी ही इसमें से, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तेलंगाना में भी कुछ स्थितियां बदल जाएं तो मालूम नहीं, वो अभी समय बताएगा। लेकिन उन 5 राज्यों के चुनावों के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। अगर कांग्रेस वहां जीत जाती है तो डेफिनेटली कांग्रेस की से होगी, मतलब कांग्रेस के पीछे चलना पड़ेगा सबको। एक तो जो चिंता है वो कांग्रेस की ईवीएम को लेकर इस बातों पे, क्योंकि कुछ राज्यों में जब कांग्रेस जीत जाती है तो फिर इस सवाल को जो है इस पर भी उंगलियां उठने लगती हैं कि ईवीएम का शक क्यों जताती है कांग्रेस, क्योंकि कुछ राज्यों में तो उनको जीत हासिल हो रही है। जी देखिए, ईवीएम का शक जो है, ये मेरा जो मानना है, देखिए लोकतंत्र का जो बुनियाद है वो है मतदान। और अगर मतदान की प्रक्रिया में, तरीके में अगर आपको आइटा ऑफ डाउट भी है कि मतलब जरा भी शक है पब्लिक के दिमाग में या नेताओं के दिमाग में, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। मेरा मानना पर्सनली ये है कि भाई बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। देखिए इतना ही अगर ये ईवीएम इतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होती तो दुनिया के देश इंडिया से इंपोर्ट कर रहे होते हैं ईवीएम्स को। अमेरिका को लीजिए, अमेरिका में बैलेट पेपर से होता है, यूरोप में देख लीजिए का बैलेट पेपर से होता है। केवल 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया से ली है ये ईवीएम्स। उसमें कीनिया है, आपका नामीबिया है, और ये आपका भूटान है और नेपाल है। तो ये इन देशों ने लिया है। तो बड़े देशों ने जो लोकतंत्र के जो सबसे बड़े लोकतंत्र और जहां पे लोकतंत्र जीवंत है, स्वस्थ लोकतंत्र है, वहां रिजेक्ट किया गया है इस ईवीएम को। तो डेफिनेटली बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, चाहे कितना भी समय लगे और चाहे कितनी भी देरी परिणाम घोषित करने में लगे, होना तो बैलेट पेपर से ही चाहिए। और इसके लिए देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अगर उठाएंगी इस बात को, मुद्दे को, तो
डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकल के आएगा। जी, बहुत बहुत नेहा जी, धन्यवाद करना चाहूंगी मीनू मैम आपका। आप आई और चर्चा द ट्रुथ में भारत की राजनीति से जुड़े तमाम पहलुओं पर आपसे समझने की कोशिश की हमने, और उम्मीद करती हूँ दर्शकों को भी बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि मौजूदा वक्त में जो भारत की राजनीति है वो किस करवट बदलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मीनू मैम आपका। और अब दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया info@justbroadcasting.com पर आप फीडबैक देना ना भूलें। neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार होता है। अगले हफ्ते फिर किसी विशेष व्यक्ति के साथ, पर्सनालिटी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।